अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगी। एंडोक्राइनोलॉजी एक वास्ट टॉपिक है और इसमें असल मेन आपकी बात क्या है, हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और बताते हैं कि उनका इफ़ेक्ट क्या है मेटाबॉलिज्म पे और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को सब हार्मोन्स की कलेक्टिवली इफ़ेक्ट बताऊंगी मेटाबॉलिज्म पे, ताकि आप लोग की इस वीडियो के ज़रिए एंडोक्राइनोलॉजी की क्विक रिवीजन हो सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ मेनी बॉडी टिश्यूज। अब हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। जो सबसे पहला इफेक्ट जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे ये करता है, इट प्रोमोट्स द प्रोटीन डेपोजिशन। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्या करेगा, इन्हांस करेगा अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को। ज़्यादा अमाइनो एसिड हमारे पास ट्रांसपोर्ट होंगे, इसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने इसकी डिपोजिशन करनी है, हमें प्रोटीन चाहिए। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज़ करेगा, जिसके लिए हमारे पास क्या होगी, हम ट्रांसलेशन इन्हांस होगी, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन जिसके ज़रिए हमारे पास आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो हमारा इन्हांस होगा। और डिक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी हमने प्रोटीन्स को रिमूव नहीं होने देना, इसकी कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन नहीं होने देनी, हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब ग्रोथ हार्मोन ने प्रोटीन की डेपोजिशन को तो इंक्रीज़ कर दिया, यानी हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। इंक्रीज यूटिलाइजेशन, इसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन हो। अब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कार्ब्स हमारे कैसे होते हैं, हार्मोन कौन सा यूज़ होता है हमारे पास, इंसुलिन। इंसुलिन अगर आ जाए इसका मतलब है कि हमारे पास ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हैं। अब इंसुलिन ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, जो इसको अपोजिट हार्मोन है, वो हमारे पास कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म पे। तो अब फैट की जो है हम यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी ग्रोथ हार्मोन फैट्स को ज़्यादा यूज़ करता है। और इसको हम यूटिलाइज क्यों करते हैं, फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि हमें एनर्जी फैट मेटाबॉलिज्म से मिल रही होती है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ऑलरेडी हमें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थायराइड हार्मोन। ये हमारे पास जो इंक्रीज़ करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, ये हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इनको फास्ट करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपीज जो है सोडियम पोटेशियम पंप वो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस भी हमारे पास ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब मैं आप लोग को वो चीज़ें बताऊंगी जो कि हमारे थायराइड हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है, यानी हमारे पास ज़्यादा वाइटामिन रिक्वायर्ड होते हैं हमें, जो थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो BMR है, यानी हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अब इस थायराइड हार्मोन की वजह से हमारा जो है वेट लॉस होता है, यानी वेट हमारा कम होता है। उसके बाद हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारा ज़्यादा होता है, हार्ट रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेशन भी हाई हो सकती है अगर हमारा थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा है। GIT की जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें स्लीप में डिफ़िकल्टी होती है, यानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्लीप व्हेन द थायराइड हार्मोन्स आर इंक्रीज। बट एक वाहिद चीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है कि इसमें जो हमारा आर्टीरियल प्रेशर है वो हमारा नॉर्मल रहता है। बाकी चीज़ हमारी कोई हाई हो रही है, ज़्यादातर हाई हो रही है, वेट हमारा कम हो गया, लेकिन हमारा आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब हम इसका इफेक्ट पड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारे जो कार्ब्स हैं उनकी जो अपटेक है उसको इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अपटेक का मतलब ये है कि हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, हमने ग्लाइकोलाइसिस यानी लाइसिस ब्रेकडाउन हमने करवानी शुरू करवा दी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है हमने उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन ज़्यादा है हमारे पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो हमने ज़्यादा करवा दी है, एब्जॉर्प्शन है जो उसकी यूजेज है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। अब जो हमारी फैट मेटाबॉलिज्म पे है उसमें थायराइड हार्मोन का क्या इफेक्ट होगा। फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन जो है हमारे पास फैट को स्टोर नहीं होने देता, यानी उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी जो ऑक्सीडेशन है हमारी फ्री फैटी एसिड्स की वो इंक्रीज़ कर देगा। ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे पास फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी वो स्टोर हो ही नहीं रही। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब ये हार्मोन हमारा क्या करता है, इस हार्मोन का काम ये है कि इसने हमारे पास जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन हमारी सोडियम की हो रही है तो उसके साथ हमने पोटेशियम हर जगह पढ़ते हैं, तो इसकी जो है उसकी सिक्रीशन को ये इंक्रीज़ कर देगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देता है, हमारा जो आर्टीरियल प्रेशर जो थायराइड में हमारा नॉर्मल रहता है यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे, ये दोनों जो है हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं
इन द ग्लैंड्स, पेट और सलाइवरी ग्लैंड्स है उसमें जाके ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। अब जिस तरह हमने थायराइड में पढ़ा था कि वो फैट को स्टोर नहीं होने देता और फ्री फैटी एसिड्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह एड्रीनोकॉर्टिकॉइड ये काम प्रोटीन्स के साथ करता है। ये इसको क्या कहता है कि आपने स्टोर नहीं होना, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, स्टोर नहीं होगा, हम इसकी सिंथेसिस को भी डिक्रीज़ कर देंगे, इसका मतलब कैटाबॉलिज्म हम इंक्रीज़ कर देंगे। हमने इसकी कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ किया था ग्रोथ हार्मोन में, अब हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देंगे। कैटाबॉलिज्म हमने इंक्रीज़ कर दी, इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो हम नहीं होने देंगे कि हमें जब ज़रूरत ही है तो उसकी ट्रांसपोर्ट का क्या फ़ायदा, जिसकी वजह से हमारे पास लिवर जो प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रोटीन सिर्फ लिवर में रह जाएगा। नेक्स्ट आ देते हैं हम कार्ब्स मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है। अब ये कार्ब्स में क्या करेगा, ये हमारे पास जो हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको इंक्रीज़ कर दिया। अमाइनो एसिड है उसकी मेटाबॉलिज्म उसने ज़्यादा कर दिया क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी। हम कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो हम कम कर देते हैं। इंसुलिन हमारा क्या करेगा, ये हमारे पास जो ग्लाइकोजन है इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा और इनहिबिट करेगा उन एंजाइम्स को जो हमारी ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहे हैं बाय लिवर। अब हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो जैसे हमने कार्ब्स में बताया था अमाइनो एसिड है उनकी मेटाबॉलिज्म को हमने इंक्रीज़ किया हुआ है। अब हमने ग्रोथ हार्मोन उसमें भी हमने यूटिलाइज़ किया था उसको एनर्जी के लिए, इसमें भी हमने फ्री फैटी एसिड्स की ज़्यादा फॉर्मेशन कराई थी यानी उसको स्टोर नहीं होने दिया था। इसी तरह हमने एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स में किया, हमने क्या किया इसकी यूटिलाइजेशन जो है उसकी वो हमने इंक्रीज़ कर दी है और जिसकी वजह से हमारे पास फ्री फैटी एसिड जो हैं वो हमारे ज़्यादा हो गए हैं, यानी हमने उनकी ऑक्सीडेशन करनी है इन फ्री फैटी एसिड्स की। अब हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन जिसका हम इतनी देर से बाकी हार्मोन्स में कभी इसको इंक्रीज़ करा रहे थे कभी इसको डिक्रीज़ करवा रहे थे। अब इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, ये हमारे पास प्रोटीन की जो है सिंथेसिस इंक्रीज़ करेगा। अब सिंथेसिस होगी तो हम उसकी ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगे। तो हमने प्रोटीन्स की सिंथेसिस करानी है, इसका मतलब हमने पहले ट्रांसक्रिप्शन भी करवानी है हमने इसकी, ठीक है, ट्रांसलेशन भी करवानी है क्योंकि हमने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन जो करानी है उसके बाद हमारी इसकी सिंथेसिस होती है। अब इंसुलिन जो है हमारा हार्मोन ये किस में इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन में, तो यानी प्रोटीन्स की वजह से हमारे पास ग्रोथ भी होगी, यानी हमारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ है। हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका हमने क्या किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है हमारी उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी ग्लूकोज की हम फॉर्मेशन नहीं करवा रहे और ये हम उसको स्टोर भी उसका इंक्रीज़ करा देते हैं। अब हमने प्रोटीन्स में तो बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने नहीं करवानी, डिक्रीज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब इसका क्या मतलब है, हमने ग्लूकोज को कम करना है, इसका मतलब हम इसकी ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा कर देंगे कि जितनी भी है हम उसको आगे आगे ट्रांसपोर्ट कर दें। हमने जो इसकी अपटेक है उसको इंक्रीज़ कर देंगे कि जिसको ज़रूरत है जल्दी से इसको ख़त्म कर दे। अब जो हमारा लिवर है वो इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, वो क्या करता है, वो इसकी अपटेक भी कर लेता है, इसको स्टोर भी कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और यूज़ भी कर लेता है अगर उसको ज़रूरत पड़े, इंक्रीज़ करता है लिवर में। और हमारा ये भी होता है कि ग्लूकोज जो है उसको हम फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है ही नहीं। अब फैट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, अब ये भी फैट की सिंथेसिस करवाएगा, सिंथेसिस उसको करवाएगा तो यानी जो लाइपेज हमारा एंजाइम है जो इसकी ब्रेक डाउन करता है उसको डिक्रीज़ करेगा, इसकी डिक्रीज़ करेगा, इसकी सिंथेसिस का मतलब है कि हमारी स्टोर भी हो सकती है। ग्लूकोज की जो अपटेक है वो हमारी इंक्रीज़ होती है क्योंकि यही इसी की वजह से हमारे पास ग्लूकोज फैटी एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन को ये डिक्रीज़ करता है। अब हम बात करेंगे ग्लूकागोन हार्मोन की जो कि इंसुलिन के ऑपोजिट होता है। इंसुलिन ने यहाँ पर ग्लूकोज को कम किया था यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ की थी। अब ग्लाइकोजन का काम ये है कि वो हमारी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। ग्लूकागोन अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ये हमारे पास जो है ब्लड फ्लो ये हमारा उसको इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से हमारे पास जो बाइल है उसकी सिक्रीशन वो हमारी ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हमारा हार्ट है उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा और हमारे पास जो गैस्ट्रिक एसिड है इंक्रीज़ करेगी। अब हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या कहा, इसने हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करना है। अब इसका मतलब कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है या इसको डिक्रीज़ करेगा यानी उसकी ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, हमारी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा और इसके लिए ये हमारे पास जो एडिनाइल साइकिलेज है उसके पाथवे को इंक्रीज़ करेगा। तो इंसुलिन था हमारा, उसने लाइपेज को डिक्रीज़ किया था और इसकी सिंथेसिस इंक्रीज़ की थी हमारी फैट मेटाबॉलिज्म में। अब इसका ऑपोजिट हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो लाइपेज है उसको हमने इंक्रीज़ कर देना यानी हमारे पास इसकी ब्रेक डाउन होगी, हमारा ये स्टोर नहीं होगा और हमारी फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में जो कि हमारे पास कंट्रोल करता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन को। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारे पास उसका काम कैल्शियम और फॉस्फेट को ये मोबिलाइज करता है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन अपना काम ऑस्टियोक्लास्ट के ज़रिए, हमारे पास दो हैं, एक है ऑस्टियोक्लास्ट और एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अब इन दोनों को याद करने का आसान ये तरीका है, आप इसको BFF से भी याद कर सकते हैं यानी ब्लास्ट BNF फॉर फॉर्मेशन। ब्लास्ट जो होते हैं हमारे पास फॉर्मेशन करवाते हैं और क्लास्ट हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं।
जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्लास्ट यूज़ करता है, यानी हमारी ब्रेक डाउन करवाएगा। अब ये क्या करता है, एक्टिवेट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट को, जिसकी वजह से, इसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास ऑस्टियोलाइसिस होती है, यानी ब्रेक डाउन होती है। कैल्शियम को कहेगा आपने एक्सक्रीट नहीं होना, नो कैल्शियम एक्सक्रीट, और डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। डिक्रीज एक्सक्रीशन का मतलब है यानी इसकी जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है। अब ये फॉस्फेट के साथ क्या करेगा, ये ऑपोजिट करेगा, इसको एक्सक्रीट होने से इसने रोका है, तो ये फॉस्फेट को कहेगा आप एक्सक्रीट हो जाओ। जो पैराथायरॉयड हार्मोन था उसने कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया था। अब कैल्सिटोनिन इस पैराथायरॉयड के ऑपोजिट है, ये हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा हमारी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को। अब हमारे पास जो कैल्सिटोनिन है वो हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज़ कर देगा। ये एक्टिवेट करता था क्लास को, तो ये हमारे पास डिक्रीज़ करेगा क्लास की एक्टिविटी को। इसका मतलब हमारे जो न्यू क्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं, उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन उसमें इसके साथ साथ जो हमारे ब्लास्ट हैं उनकी भी फॉर्मेशन कम होती है। हमारी ऑस्टियोलाइसिस इसमें होती थी, तो इसमें हमारे पास जो ऑस्टियोलाइसिस है वो नहीं होगी या फिर कम होगी। इसमें असल में होता यह है कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो कैल्सिटोनिन है वो हमारे पास थायराइड हार्मोन के ज़रिए रिलीज़ होता है। लास्ट में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जो कि हमारी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ये जो हमारे फॉस्फेट हैं इसकी भी अब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये हमारे पास जो फॉस्फेट और कैल्शियम और फॉस्फेट हैं उनको एक्सक्रीट नहीं होने देता, अब्जॉर्प्शन कराता है हमारे पास इंटेस्टाइन में, और ये जो एक्सक्रीशन है जो नहीं होने देता ये होती है हमारी रीनल के अंदर। बस अगर विटामिन डी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगी तो हमारे पास जो बोन है वो रीजॉर्ब हो जाएगी, और अगर हमारे पास विटामिन डी की कंसंट्रेशन कम है तो हमारे पास बोन जो है कैल्सिफाइड हो जाएगी। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप यू ऑल लाइक इट। खुदा हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.